हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपको पीजीटी के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस इफ 3 इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स कंट्रोल अ ट्रेट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन एज्यूमिंग कम्युलेटिव एडिटिव इफेक्ट्स। आपको बेसिकली यहाँ पे बताना क्या है कि अगर आपके तीन जो हैं जीन्स यहाँ पे दे रखे हैं, तीन इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स जो हैं वो एक ट्रेट को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है फिनोटाइप। तो इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि फिनोटाइप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको फिनोटाइप कैलकुलेट करने को आ जाए तो आपने फॉर्मूला लगाना है 2n+1। ठीक है, n जो हो जाएगा यहाँ पे कितनी जीन्स दे रखी हैं, तो n जो है वो 3 है, तो 2 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी योर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 28% साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन दिस डीएनए। आपको पूछा है कि अगर साइटोसिन जो है वो 28% है तो एडेनिन की जो परसेंटेज है वो डीएनए में क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको पता है चार्ज ऑफ रूल से ये क्वेश्चन जो है वो आया है और इससे जो है वो आपको एमसीक्यू ये बनता ही है न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे ये आसान है। आपको पता है कि चार्ज ऑफ रूल में क्या बोला गया है कि आपका जो एडेनिन होता है वो किसके बराबर होता है, थाइमीन के बराबर होता है, और साइटोसिन आपका ग्वानिन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वो और ग्वानिन जो है वो आपका साइटोसिन के बराबर होता है। तो साइटोसिन की अगर परसेंटेज 28% है तो गानोसिन की कितनी हो जाएगी, 28% हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, 28 और 28 को जो है वो प्लस कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। अब 56% को आप 100 से माइनस कर दो तो 44% बचता है। तो 44 में से आपका जो है 22% आपका क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशंस इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन ड्यू टू ग्लोबल शिफ्ट इन द रीडिंग फ्रेम। आपके ऑप्शंस में है मिससेंस म्यूटेशन नियर द सी टर्मिनस, नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लास्ट एक्सॉन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन नियर द एंड टर्मिनस, या फिर साइलेंट म्यूटेशन इन अ हाईली कंजर्व डोमेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी ऑप्शन, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन नियर द एंड टर्मिनस। ये आप कहाँ पे पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब आप पढ़ते हैं वहां पे आप देखते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर इंसर्ट किया जाए तो वो जो आपका फ्रेम होता है वो पूरा का पूरा जो है वो बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिया है मिससेंस म्यूटेशन, तो आपने ध्यान में रखना है कि मिससेंस म्यूटेशन जो होती है ये सी टर्मिनस के पास होती है और ये सिर्फ आपका सिंगल अमाइनो एसिड जो होता है उसको ही चेंज करती है। ठीक है, जो आपका एक पूरा प्रोटीन का फंक्शन जब लॉस होता है तो वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन से यहाँ पे दिया है और वो एंड टर्मिनस पे है, लेकिन मिससेंस जो है वो एक अमाइनो एसिड को ही जो है वो चेंज करती है और सी टर्मिनस पे जो है ये होता है, इसलिए बाकी की प्रोटीन जो है वो प्रॉपरली इंटैक्ट रहती है। ठीक है, देन नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन जो है ये कब होता है, जब आप एक प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन जो है वहां पे इंसर्ट कर देते हो या आप उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो स्टॉप कोडॉन को, तो क्या होगा, आपकी ट्रांसलेशन जो होती है वो हॉल्ट पे चली जाती है। इसीलिए जो है इसको क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस म्यूटेशन। लास्ट एक्सॉन पे होता है ये, मतलब लास्ट एक्सॉन पे जो है आप स्टॉप कोडॉन को डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस टाइम तक जो है बाकी की प्रोटीन बन चुकी होती है, तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देन आपका आता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन जो होती है आपने ध्यान में रखना है कि ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उसको जो है ये चेंज करती है, लेकिन आपका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है उसको ये चेंज नहीं करती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन जो होती है वो फंक्शनल रहती है, 100% आइडेंटिकल होती है, लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए कि साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है डीएनए में उसको जो है ये चेंज करती है, लेकिन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो वैसा का वैसा रहता है। In Drosophila, a cross between a wild-type female and mutant male results in all wild-type offspring. However, the reciprocal cross produces all mutant male offspring and wild-type females. This inheritance pattern indicates autosomal dominant inheritance, X-linked recessive inheritance, cytoplasmic inheritance या फिर sex influenced inheritance। आपको क्या पूछा गया है कि इन ड्रोसोफिला अगर आप वाइल्ड टाइप फीमेल और म्यूटेंट मेल में जो है क्रॉस करवाते हैं तो आपको जो फर्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे वाइल्ड टाइप। ठीक है, सारे जो होंगे वो वाइल्ड टाइप होंगे यानी कि डोमिनेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है कि सारे जो मेल ऑफस्प्रिंग है वो म्यूटेंट है और फीमेल जो है
वो आपके वाइल्ड टाइप है। तो इस इनहेरिटेंस पैटर्न को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है। Next question is during DNA replication in E. coli, which enzyme is primarily responsible for removing RNA primers and replacing them with the deoxyribonucleotides? आपको ध्यान में होगा कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो आपकी डीएनए पॉलीमरेज जो होती है वो तब काम करती है जब उसको जो है वो प्राइमर मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाद में उस प्राइमर को हटाने में जो है वो कौन सी एंजाइम यहाँ पे हेल्प करती है और साथ में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है और आरएनए प्राइमर को हटाती है। तो आपके ऑप्शंस में है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज या फिर प्राइमेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज 1। आपने इन चीजों को ध्यान से देखना है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करती है, प्राइमर को हटाने का काम करती है और प्राइमर को हटा के उसकी जगह जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपकी जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होती है वो मेन एंजाइम होती है जो रेप्लिकेशन में आपका डीएनए की स्ट्रैंड की इलॉन्गेशन में काम करती है। डीएनए लाइगेज आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं इसको, बिकॉज ये क्या करती है आपके जो बैकबोन है उसको जोड़ती है बेसिकली। और आपका आता है लास्ट में प्राइमेज। तो प्राइमेज आपको पता है कि ये क्या करता है, जब स्टार्टिंग में हमें प्राइमर की जरूरत होती है तो जो प्राइमर आता है वो कहाँ से आता है, प्राइमेज एंजाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म बाय विच अ सिंगल जीन लोकस कैन dictate multiple seemingly unrelated phenotypic trait is termed as epistasis, pleiotropic, codominance या फिर polygenic inheritance। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज प्लियोट्रोपी। बेसिकली अगर आप देखें तो उसमें पूछा है कि सिंगल जीन जो है जब बहुत सारे आपके फिनोटिपिक ट्रेट्स को जो है वो कंट्रोल कर देती है तब आप उसको क्या बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसमें प्लियोट्रोपी, आपने ध्यान में रखना है। और इसमें जो क्लासिक एग्जाम्पल आते हैं वो आपके आ जाते हैं जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। उसके अलावा जो है आपका इसमें कोडोमिनेंस दे के रखा है। कोडोमिनेंस में आपको पता है कि बोथ एलील जो होते हैं वो अपने आप को फुली और इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो जाता है कि आपकी बहुत सारी जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करती हैं। और एपिस्टेसिस जो है वो इस फिनोमेना में क्या होता है कि एक जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती है लेकिन दूसरे जीन के जो एक्सप्रेशन है उसको वो मास्क कर देती है या फिर मॉडिफाई कर देती है, उसको आप बोलते हैं एपिस्टेसिस। Which of the following process does not contribute to genetic variation during meiosis? आपको पूछा गया है कि meiosis के दौरान जो है इसमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प नहीं करता है या कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आपके ऑप्शंस में है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट मेटाफेज 1, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग पैक्टिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ड्यूरिंग एनाफेज 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका दैट इज योर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो है आपका क्या बोला है कि एनाफेज 2 के दौरान क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। अब अगर आपको सेल साइकिल के बारे में पता है तो आपको पता है कि एनाफेज में अगर ये अलग हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल का शफलिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने भी ऊपर इवेंट्स दिए हैं वो सारे जो है वेरिएशन में हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सब कुछ हो चुका है। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो बस फिजिकली जो है वो वहां से अलग हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन जो है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लैक ऑपरॉन ऑफ E. coli व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम। आपको पता है लैक ऑपरॉन नाम किस लिए पड़ा है, लैक्टोज की वजह से। और यहाँ पूछा है कि मान लीजिए अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है तब क्या होगा। आपके ऑप्शंस में है ट्रांसक्रिप्शन इज मैक्सिमल because lactose binds to the repressor, transcription is low because low cyclic AMP level prevent CAP binding, transcription is completely shut off due to inducer exclusion by the active repressor, transcription fluctuates randomly as the cell switches enzymes। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इज लो बिकॉज लो साइक्लिक AMP एंड लेवल्स प्रिवेंट CAP बाइंडिंग। अब इसमें अगर आपने थोड़ा सा इसको हाई लेवल में देखा है तो लैक ऑपरॉन जो होता है नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जब खत्म हो जाता है तो लैक्टोज आता है, लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर से बाइंड करता है और फिर जो है आगे जाके जो है प्रोटीन आपकी जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो अपना काम करती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो आपका लैक ऑपरॉन होता है इसमें आप दो तरह के मैकेनिज्म बेसिकली पढ़ते हो। ड्यूल कंट्रोल होता है यहाँ पे, एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन जो आप लैक रिप्रेसर के केस में देखते हो, और एक होता है आपका पॉजिटिव रेगुलेशन जो आप CAP के द्वारा देखते हो। यहाँ पे जो CAP बाइंडिंग लिखी है, CAP का फुल फॉर्म होता है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन।
ठीक है। अब यहाँ पे लैक्टोज के बारे में आपको पता है कि लैक्टोज जब आएगा एलोलैक्टोज की फॉर्म में वो लैक रिप्रेसर के साथ जो है वो बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, रिप्रेसर जो है वो जाके ऑपरेटर में नहीं लग पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लैक्टोज के बारे में ये पता है। फिर ग्लूकोज, अब यहाँ पे पूछा है कि अगर ग्लूकोज भी है तो क्या होगा, तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर ग्लूकोज और आपका लैक्टोज जो है दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो आपका इकोलाई ग्लूकोज को ज्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज उसको मेटाबोलाइज करने में जो है वो लेस एनर्जी जो है वो यूज होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि ग्लूकोज अगर हाईली अबंडेंट है तो सेल क्या करता है, इमीडिएटली साइक्लिक एएमपी का जो सिंथेसिस है उसको शट डाउन कर देता है। और शट डाउन कैसे करता है कि यहाँ पे एक एंजाइम होती है जिसको हम बोलते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज, उसको जो है ये शट डाउन करके सीएमपी की सिंथेसिस को जो है वो शट डाउन करता है। और आपका जो ये कैप है बेसिकली ये कब काम करता है, ये तब काम करता है जब सीएमपी जो है वो प्रॉपर वे में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब सीएपी जो है वो तभी काम कर पाएगा अगर सीएमपी प्रेजेंट है, अगर सीएमपी नहीं है तो इसका लेवल भी जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं तो इकोलाई जो है वो ग्लूकोज को प्रेफर करेगा, और ग्लूकोज को प्रेफर करने के बाद वो क्या है कि साइक्लिक एएमपी जो है उसको वो शट डाउन करवा देता है, और अगर साइक्लिक एएमपी नहीं होगा तो आपका जो कैप है वो भी काम नहीं करता है। Next question is, attenuation is a regulatory mechanism observed in the tryptophan operon of E. coli. It relies directly on the binding of a co-repressor to an operator sequence, feedback inhibition of the first enzyme in the biosynthetic pathway, simultaneous transcription translation of a leader peptide sequence, या फिर post translational modification of the tryptophan repressor protein। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एट्यूनेशन जो है, यहाँ पे आपको पता भी होगा एट्यूनेशन क्या है, आपका एक यूनिक मैकेनिज्म होता है जीन रेगुलेशन का, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, बिकॉज आपको पता है बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो एक साथ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और सेम कंपार्टमेंट में होती है यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, बिकॉज आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एट्यूनेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन के बारे में आप पढ़ते हैं इकोलाई में, उसमें आपको ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है और ये किस पे रिलाई करता है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन, साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस। यानी कि लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जब उसने जो है जाके स्ट्रक्चरल जीन पे काम करना होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन से पहले जो है वो क्या करता है कि एक शॉर्ट रेगुलेटरी रीजन को जो है ट्रांसक्राइब करता है, जिसको हम बोलते हैं लीडर रीजन। लीडर रीजन क्या होता है, बेसिकली आपका एक छोटा सा जेनेटिक सीक्वेंस होता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो 12 से 14 जो है अमाइनो एसिड मिलेंगे, उसको हम लीडर पेप्टाइड का जो है वो नाम दे देते हैं। ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्लॉट टेक्निक इज करेक्टली पेयर्ड विद मैक्रोमोलिक्यूल इट डिटेक्ट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान देना है इसमें। आपको यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे करेक्टली पेयर्ड कौन सा ब्लॉटिंग टेक्निक है। सदर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू आरएनए, नॉर्दर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू प्रोटीन, वेस्टर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू डीएनए एंड सदर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू डीएनए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सदर्न ब्लॉट डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा आपको नॉर्दर्न ब्लॉट दिया है, ये आपका आरएनए के साथ होता है, वेस्टर्न जो है वो प्रोटीन के साथ होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम देखें तो सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी पढ़ते हैं, और अगर इसमें देखें तो ये जो आपकी नाम इसका सदर्न ब्लॉट क्यों पड़ा है, बिकॉज जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, जिन्होंने डेवलप किया है बेसिकली, उनका नाम था एडवर्ड सदर्न, इसीलिए जो है इसका नाम पड़ गया सदर्न ब्लॉटिंग। ये आपने ध्यान में रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के सीक्वेंस जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए इसको हम जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका एक ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो आपका यूज होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस जो होती हैं प्रोटीन की, उनको डिटेक्ट करने के लिए। आपको पता है कि ट्रांसलेशन जब होती है तो उसमें हम कुछ स्टेप्स करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस आप उसमें देखते हैं, तो उनको अगर डिटेक्ट करना है तो ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और एक होती है आपकी साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग दो को मिला के ये इसमें क्या हो जाएगा, साउथ वाला आपको पता है डीएनए के लिए यूज होता है, ठीक है, और वेस्ट वाला प्रोटीन के लिए। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ममेलियन फीमेल हु इज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया ए
exhibit mosaic patterns of normal and abnormal clotting factor synthesis at the cellular level. This is a direct consequence. ओ आपको बोला है कि मैमेलियन फीमेल है एक जो कि कैरियर है हीमोफीलिया ए के लिए। आपको यहाँ से एक बात पता चल रही है कि हीमोफीलिया ए जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि मैमेलियन फीमेल जो है जो कि कैरियर है हीमोफीलिया ए की, उनमें जो है आपको मोजाइक पैटर्न देखने को मिलता है ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस एट सेलुलर लेवल। तो आपको बताना है कि किसकी वजह से ये हो रहा है, किसका कॉन्सिक्वेंस है ये। तो आपके ऑप्शंस में है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, रैंडम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, ऑल्टरनेटिव फ्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग या फिर इंटरजेनिक एपिस्टेसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर रैंडम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि जब एक्स क्रोमोसोम की रैंडम इनएक्टिवेशन होती है उसको आप लायोनाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए होता क्या है, आपको ये तो पता है कि जो ह्यूमन फीमेल है उसमें आपके 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो नेचर क्या करती है कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम अगर दोनों ही अपने आप को जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होता है कि प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। इसलिए नेचर क्या करती है कि 1 एक्स क्रोमोसोम को जो है वो इनएक्टिवेट कर देती है। अब कौन सा जो है एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट होना है, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। आपका 1 एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हेल्दी होता है और एक जो होता है वो म्यूटेंट होता है, ठीक है। हेल्दी वाला जो है वो आपके नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है और जो म्यूटेंट होगा वो आपके ब्रोकन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। तो आप इस तरह इस चीज को लॉटरी की तरह देख सकते हैं। अगर आपका जो है हेल्दी वाला एक्स क्रोमोसोम चूज कर लिया जाता है तो आपके नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, और अगर गलती से दूसरा वाला चूज हो जाता है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रोकन क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं, यानी कि एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बनते हैं। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन लेके चलेंगे दैट विल बी योर रैंडम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से वहां पे उनको मोजाइक पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर भी देखने को मिल रहे हैं और एबनॉर्मल भी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप पढ़ते हैं कि डीएनए जो है वो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें रैप करता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कोर पार्टिकल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने न्यूक्लियोसोम को प्रॉपर्ली पढ़ा है। न्यूक्लियोसोम मॉडल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप जो है एक कोर डीएनए पढ़ते हैं और एक होता है आपका लिंकर डीएनए, ठीक है। तो ऑक्टोमर्स को जो जोड़ता है बीच से उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, और ऑक्टोमर्स के ऊपर जो डीएनए रैप्ड होता है उसको आप बोलते हैं कोर डीएनए या कोर पार्टिकल, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जब ऑक्टामर बनता है तो उसमें कौन कौन से जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो H1 होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। अब आपका जो लिंकर डीएनए होता है उसके ऊपर जो है वो लगा होता है आपका H1। तो H1 का जो है वो कोर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर बी ऑप्शन। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन जो है उसमें आपको 2-2 कॉपीज देखने को मिलती हैं, किस किस की, H2A, H2B, H3 एंड H4। सबसे पहले तो ये आपने ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है रैप्ड होता है डीएनए, और उस डीएनए में जो कोर डीएनए रैप्ड होता है उसमें होते हैं आपके 147 बेस पेयर, और कहीं कहीं जो है 146 बेस पेयर भी लिखा होता है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन की बात हो रही है तो ऑक्टामर में कभी भी आपने H1 को इंक्लूड नहीं करना है। H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए के साथ में अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द इन्वर्जन ऑफ अ सेगमेंट दैट इंक्लूड्स द सेंट्रोमियर। आप लोगों ने जो है वो इन्वर्जन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप देखते हैं कि आपका जो क्रोमोसोम है उसमें अपर पार्ट जो है टूट के जो है वो उल्टा लग जाता है, उसको आप इन्वर्जन बोलते हैं। उसी क्रोमोसोम के ऊपर उल्टा लगता है। लेकिन ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन उसमें जो है सेंट्रोमियर भी इंक्लूडेड है, मतलब सेंट्रोमियर भी साथ में जाता है। तो उस टाइप की इन्वर्जन को क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में है पैरासेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक, रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन या फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन आपकी बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में आपने अगर ध्यान से देखा है तो उसमें हम सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज को जो है यूज करते हैं, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 आपके आरएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है।
आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होती है वो आपने ध्यान में रखना है कि वो किसको बनाती है, आरआरएनए को जो है बनाने में हेल्प करती है। जो आपकी 2 होती है वो एमआरएनए के लिए और जो 3 होती है वो टीआरएनए के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जो है वो ऑप्शन इजिली जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी सी ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स बाय द एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू लाइसिन रेजिड्यूज जनरली रिजल्ट्स इन। तो सबसे पहले तो आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों ने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पता है कि हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज आपके प्रोटीन्स होते हैं फर्स्ट थिंग, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए आपको प्रॉपर वे में वहां बाइंडिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा हिस्टोन जो होते हैं वो लाइसिन और एर्जिनिन से बने होते हैं। हिस्टोन में आपको पूछ रहा है कि लाइसिन जो है आपका, उसमें अगर एसिटाइल ग्रुप्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, इंक्रीज क्रोमैटिन कंडेंसेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग, डीएनए हाइपर मिथाइलेशन एंड जीन इम्प्रिंटिंग, क्रोमैटिन रिलैक्सेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, या फिर यूबिक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन ऑफ द कोर न्यूक्लियोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी क्रोमैटिन रिलैक्सेशन, जिसको आप यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। ठीक है, अगर आपने यूक्रोमैटिन और आपका जो हेट्रोक्रोमैटिन है उसके बारे में पढ़ा है, तो यूक्रोमैटिन जो होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो क्रोमैटिन होता है बेसिकली आपका लूज फॉर्म में जो है वो पड़ा होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। होता क्यों है ये, अब देखो एसिटाइल ग्रुप को आपने ऐड करवाया लाइसिन में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन के ऊपर, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज अगर कर देता है तो हिस्टोन का जो डीएनए के साथ बाइंडिंग होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, इसलिए क्रोमैटिन आपको वहां लूज फॉर्म में देखने को मिलता है, और ट्रांसक्रिप्शन भी वहां पे जो है वो होती है, एक्टिव होता है वहां पे। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन में जो है वो आप देखते हैं कि वो आपका कंडेंस फॉर्म में होता है, एकदम पैक्ड फॉर्म में होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली भी इनएक्टिव होता है। तो कई बार आपको क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में भी जो है वो पूछ लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है विच नॉन coding RNA molecule aligns with the mRNA sequence to guide the spliceosome to splice sites। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं तो वहां पे हम जो है किसको निकालना बाहर चाहते हैं, इंट्रोन्स को। याद होगा आपको, एक्सोन्स को हम जोड़ते हैं और इंट्रोन्स को हम बाहर निकालते हैं ताकि हम जो है वो mRNA को प्रॉपरली बना सकें। तो वहां पे जो है आपका एक नॉन कोडिंग आरएनए जो है मॉलिक्यूल वहां आता है और वो हेल्प करता है इसमें। तो यहाँ पे वही पूछा गया है आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर एसएनआरएनए। एसएनआरएनए जो है इसको आप बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये वहां पे आता है और इंट्रोन के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है अपने जो है वो बॉन्डिंग करता है, और फिर जो है वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जेनेटिक कोड से है। द कंसेप्ट दैट अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर बाय मोर देन वन कोडोन इज डिस्क्राइब्ड एज द कोड बीइंग यूनिवर्सल, नॉन ओवरलैपिंग, डीजेनरेट, या फिर एम्बिगुअस। आपको क्या पूछा गया है कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो मोर देन वन कोडोन से जो है वो क्या हो जाता है, आपका कोड किया जा सकता है, तो उसको, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आपका दैट विल बी सी ऑप्शन, दैट इज योर डीजेनरेसी, या डीजेनरेट बोल लीजिए आप। तो अगर आपको ध्यान में हो तो आपको पता है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो तो 20 ही है, और आपके पास जो कोडोन है वो 64 होते हैं टोटल, जिसमें से 3 आपके स्टॉप कोडोन होते हैं और बाकी 61 जो होते हैं वो काम करते हैं। तो आप खुद ही एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अमाइनो एसिड तो कम है, इसलिए एक अमाइनो एसिड को जो है वो एक से ज्यादा जो कोडोन जो है वो कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप डीजेनरेसी बोलेंगे, ये आपके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फिनोमिनन वेयर एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मेल और फीमेल पेरेंट। आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है किस बेस पे, कि वो आपके पेरेंट में मेल से आया है या फीमेल से आया है। तो इस फिनोमिना में कौन सा फिनोमिना है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, पेनिट्रेंस, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, या फिर पोजीशन इफेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज transposable genetic elements that move within a genome via and RNA intermediate are classified as DNA transposons, retrotransposons, insertion sequences, या फिर plasmids।
आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में जो है वो नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चंस देख के उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है सब कुछ एक्सप्लेन करना अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन भी जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट जो कि जीनोम में मूव करता है और किसकी हेल्प से करता है, आरएनए इंटरमीडिएट से, उसको आप किस में क्लासीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर रेट्रो ट्रांसपोसोन्स। आप आगे इसमें इंफॉर्मेशन ये भी देख सकते हैं कि ट्रांसपोसोन्स जो है वो किसने दिए थे, ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं, बिकॉज इसमें से जो है वो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब आप कॉपीज बनाते हैं डीएनए से, आपको पता है रेप्लिकेशन में डीएनए से हम डीएनए को बनाते हैं, तो डीएनए जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक जो स्टैंड होता है वो पेरेंट का होता है और दूसरा स्टैंड जो होता है डॉटर का होता है, यानी कि डॉटर कॉपी होती है, तो इसीलिए आधी इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट की कंजर्व कर ली जाती है, इसीलिए हम उसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि रेप्लिकेशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन वो कैसा प्रोसेस है, तो सेमी कंजर्वेटिव है। किसने ये डेफिनेटली प्रूव किया था, तो आपको इसमें जो है ऑप्शंस में दिया है हार्शे एंड चेज, अवेरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी यूजिंग डीएनए ट्रीटमेंट, मेसेल्सन एंड स्टॉल, या फिर गिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो देखिए यहाँ पे जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे वो तो आपके हैं डीएनए को लेके एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले ग्रिफ्थ ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, आपको ध्यान में होगा, और किस बैक्टीरिया पे किया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था। उसके बाद जो है अवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी जो थे उन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट पे को ही प्रूव करने के लिए काम किया था और डीएनए ट्रीटमेंट जो है वो उन्होंने यूज की थी, और इन्होंने बता भी दिया था कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन इतना जो है प्रॉपर्ली वो उनका काम भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। लास्ट में जो है आपको पता है हार्शे एंड चेज आए थे, जिन्होंने जो है आपका फोस्फोरस और सल्फर को लेके जो है रेडियो एक्टिव फोस्फोरस सल्फर को लेके काम किया, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब बच क्या जाता है यहाँ पे, मेसेल्सन एंड स्टॉल जो है वो बच जाते हैं। इन्होंने जो है वो प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which mode of natural selection eliminates phenotypic extremes favoring intermediate variants within a stable environment? ऑप्शन में है डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही इस क्वेश्चन में ही आंसर है कि स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए इंटरमीडिएट को चूज किया जाता है, साइड वाली एक्सट्रीम्स को जो है वो चूज नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपकी किस तरह की सिलेक्शन हो जाएगी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिपर ऑफ वेल जो है और फोरलिम हॉर्स के जो फोरलिम्स होते हैं, आपको उसमें स्ट्रक्चर की जो है सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ये तो आपको भी पता है। तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे कहलाते हैं, जिनका जो एंसेस्टर है या स्ट्रक्चर है वो आपका सिमिलर है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर होमोलोगस स्ट्रक्चर। और आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एवोल्यूशन से ये जुड़ा होता है, तो दैट विल बी योर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। Next question is, which evolutionary mechanism can introduce brand new alleles into a completely isolated population gene pool? आपके ऑप्शंस में है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, या फिर म्यूटेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि ब्रांड न्यू एलील्स जो है इंट्रोड्यूस कर देता है आपकी जीन पूल में। ठीक है, जो आपका एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन का जीन पूल है उसमें नए आपको जो है वो एलील्स देखने को मिलते हैं, किस फिनोमिना की वजह से। इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी म्यूटेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का जो है कंसेप्ट है जिसने किन्होंने प्रपोज किया है, तो एल्ड्रिज एंड गोल्ड ने जो है इसको प्रपोज किया है, जिसमें मैक्रो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में ये बात करते हैं और बोलते हैं कि मैक्रो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है वो सजेस्ट करती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा मैं आपको सीधा बता देती हूँ, दैट विल बी योर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एवोल्यूशनरी स्टेटस इंटरप्टेड बाय ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ रैपिड स्पेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ज्योग्राफिक बैरियर स्प्लिट्स अ सिंगल पॉपुलेशन इनटू टू आइसोलेटेड ग्रुप्स लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्जन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट स्पीसीज। दिस स्पेसिएशन प्रोसेस इज नोन एज सिम्पेट्रिक, एलोपेट्रिक, या फिर पैरापेट्रिक। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सेट में भी जो है पिछली बार पूछा गया है, तो ये आपने ध्यान में देना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। जहां पे भी अगर आपको ज्योग्राफिकल बैरियर लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल बैरियर का मतलब होता है कि कोई बीच में जो है वो नदी आ गई, पहाड़ आ गया, जिसकी वजह से जो है वो एरिया उनका अलग हो गया, तो धीरे धीरे उनमें जो है वो चेंजेस आने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवोल्यूशनरी फिनोमिना वेयर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स एज एन एडेप्टेशन टू सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर इज नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, या फिर एडेप्टिव रेडिएशन।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी योर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आपको अगर ध्यान हो तो जब आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें आप एनालॉगस ऑर्गन के साथ उसको जो है वो रिलेट करते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि आपका जो एंसेस्टर है या जो स्ट्रक्चर है वो आपका अलग अलग होगा वहां पे, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से सिमिलर जो है अडेप्टेशन देख लेते हैं वो, लेकिन ऑर्गेनिज्म अनरिलेटेड है, इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं।